नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो है हमने आपको विकारी शब्द पढ़ाया। और विकारी जो है आपके चार प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और मैंने आपको पढ़ाया ये सारों विकारी शब्द होते हैं। शब्द परिवर्तन की इकाई चार प्रकार की होते हैं: लिंग, वचन, काल, कारक। ये शब्द परिवर्तन की इकाई होते हैं। तो शब्द परिवर्तन की इकाई के पहले अभिकारी शब्द भी आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो है अभिकारी चारों आप पढ़ लेंगे तो फिर शब्द परिवर्तन की इकाई पढ़ लेंगे और पूरा व्याकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह मैं आपको शुरुआत करते हैं अव्यय। चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए तो शुरुआत करें। चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा परत है, सो आवै यही देश। सुरतीय नरतीय नागतीय, जस चाहत अस होय। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो चलिए जो है शुरुआत करते हैं। रहीमदास जी तुलसीदास जी के परम मित्र थे और अंत समय वो तुलसीदास जी के पास आए और तुलसीदास जी के पास ही रहे, क्योंकि जब जहांगीर का शासन हो गया, जहांगीर इनको मानना चाहते थे। अकबर तो बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जहांगीर जो है मृत्यु के डर से जहांगीर के द्वारा ये चित्रकूट चले आए और चित्रकूट में ही इन्होंने अपना दम तोड़ा। तो कभी कभी आ जाता है कि रहीमदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो चित्रकूट में हुई। तो वही है कि चित्रकूट में रमि रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा परत है, जो आवह देश। अवध नरेश कौन है? अवध के नरेश कौन है? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के पास गए थे और सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रसखान को सुनाया था। रसखान का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। जमुना तट के त्रयस्वर रस खान जाय सुनावत हो, है ना। तो जमुना के किनारे रसखान को सुनाया था सबसे पहले रामचरितमानस। तो ये आप जानते हैं। चलिए आप जुड़ जाइए, आगे चलते हैं। शुरुआत अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय का अर्थ होता है आधन व्यय। आधन व्यय। आ माने होता है बिना खर्च के, खर्च के या बिना बदलाव के, बिना बदलाव के, बिना बदलाव के। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आधन व्यय, बिना खर्च के, बिना बदलाव के। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आधन व्यय अव्यय का अर्थ होता है आविकारी होता है। आविकारी। आविकारी माने होता है बिना परिवर्तन के, बिना परिवर्तन के। अविकारी माने होता है बिना परिवर्तन के। तो आप जानते रहें कि अव्यय जो है ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिसको वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसे आविकारी शब्द ऐसे आविकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता,
लिंग वचन काल कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय या उसे अव्यय या अभिकारी अभिकारी शब्द कहते हैं। कहते हैं। तो आधन व्यय अव्यय माने होता है बिना व्यय माने खर्च के, बिना बदलाव के। तो जहां पर बिना बदलाव के यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो अव्यय अभिकारी होता है। अभिकारी माने होता है बिना परिवर्तन के। ऐसे अभिकारी शब्द जो लिंग वचन काल कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। जैसे आपका आता है, हवा धीरे धीरे चल रही है। जैसे नंबर 1 वहां का आता है, हवा धीरे चल रही है। हवा धीरे चल रही है। तो इसमें अभिकारी क्या होगा? अभिकारी शब्द कौन सा है? अभिकारी शब्द होता है आपका धीरे। धीरे शब्द जो है अभिकारी शब्द आपका जोड़ देंगे, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अव्यय शब्द है, अभिकारी शब्द होता है। हवा धीरे चल रही है। दूसरा वाक्य होता है, एक बार देख लीजिए फिर से। अव्यय का अर्थ होता है आधन व्यय, बिना खर्च के, बिना बदलाव के, अर्थात जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभिकारी माने होता ही है बिना परिवर्तन के। ऐसे अभिकारी शब्द जो लिंग वचन काल कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं या अभिकारी कहते हैं। हवा धीरे चल रही है, ये अभिकारी शब्द है। चलिए और उदाहरण देखते हैं एक आध दो, तो उसके बाद इसके भेद बताएंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण है, पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई। पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई। तो यहाँ पर पुस्तक आपका, आप जानते रहे, इसमें धड़ाधड़ क्या है ना? धड़ाधड़, धड़ाधड़ आपका पुस्तक के लिए है, तड़ातड़ गोली के लिए है। तो आप जानते रहे धड़ाधड़ ये आपका अभिकारी शब्द है या अव्यय है। अभिकारी शब्द है या अव्यय है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई, ये आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण है। रीतवाचक क्रिया विशेषण है। रीतवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप जानते रहे, इसके पहले ये भी रीतवाचक था, जो मैंने अभी पहला वाला उदाहरण बताया था। ये भी आपका रीतवाचक रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण है, ये भी है आपका। तो पहला भी है। इसके बाद ये जो आपका धीरे शब्द है, ये रीतवाचक में होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो और पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई, ये भी रीतवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप जानते रहें, आगे आएंगे, आगे आप आएंगे इसके बाद अव्यय के भेद। अव्यय या अभिकारी। इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 हैं। नंबर 1 आता है आपका, नंबर 1 आता है आपका
क्रिया विशेषण। नंबर 1 आता है क्रिया विशेषण। नंबर 2 आता है संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 आता है समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 आता है स्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण भी अव्यय है। तो आप जानते रहें अतिरिक्त में आता है, अतिरिक्त में आता है निपात। तो आप जानते रहें कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपका अव्यय जो है इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अतिरिक्त में आता है आपका निपात, है ना। तो इसको याद रखिएगा। अव्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो आप लोग जानते रहिए, इसको याद रखिए। क्रिया विशेषण अव्यय ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है ना, वो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया के द्वारा विशेषता बताया जाता है। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जिसमें 2 संज्ञाओं के बीच, जो संज्ञा सर्वनाम हो उसके बीच क्रिया के साथ संबंध दर्शाए, संबंध का बोध कराए, वो संबंध बोधक अव्यय होता है। आगे बताएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा बहुवचन होते हैं। इसमें 3 वाक्य होते हैं। वाक्यों में आपका आते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य तो प्रयोग नहीं होगा, लेकिन संयुक्त और मिश्रित वाक्य का इसमें प्रयोग होता है। इसमें शब्द, शब्दांश, है ना, वाक्य या शब्द, शब्दों का योजक, वाक्यों का योजक, वाक्यांशों का योजक, है ना, ये तीनों का इसमें प्रयोग होता है। ये समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ये तीनों को ऐसे शब्द होते हैं जो तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य होता है। आगे है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मय माने होता है आश्चर्य या अचरज, है ना। जिसमें अचरज का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। और अतिरिक्त में आता है निपात। निपात माने होता है निधन पात, माने गिरना। किस पर गिरना? शब्दों पर गिरना, अर्थात शब्दों पर बल प्रदान करना। शब्दों पर बल प्रदान किया जाता है, वो होता है निपात, है ना। और अपने पास वाले ही शब्दों पर ये बल प्रदान किया जाता है, तो है ना, तो होता है निपात। आगे आइए, आगे चलते हैं फिर। नंबर 1, अब इसी आपको एक एक पार्ट पढ़ना है और उसको फिर उदाहरण बताते हुए आगे चलेंगे। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए नंबर 1 डालते हैं क्रिया विशेषण। नंबर 1 आगे आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो यहां पर आप जानते हैं विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम विशेषता किसके साथ बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता तो बताएंगे, लेकिन किसके साथ? क्रिया के साथ। तो ऐसे अपकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया के साथ विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आप जरूर जानते रहिए। चलते हैं आगे, परिभाषा इसकी लिखिए।
परिभाषा। परिभाषा क्या है? ऐसे अभिकारी शब्द, ऐसे अभिकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम के द्वारा क्रिया के साथ विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा क्रिया के साथ विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण आते हैं, उदाहरण आपके आएंगे, जैसे आपका आता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ पर बूंद बूंद से कौन सा क्रिया विशेषण है? यहाँ पर बूंद बूंद, घड़ा तो भर ही रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक भी क्रिया विशेषण, यहाँ घड़ा तो भर ही रहा है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। बूंद बूंद जो है घड़ा भर रहा है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया आपका भरना क्या है? क्रिया है ना? तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन? बूंद बूंद, भर तो रहा ही है बूंद बूंद से। तो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। आप जानते रहे तो आप क्रिया विशेषण क्या होता है? जो ऐसे अभिकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया से जुड़ करके विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आगे आपको बताया जाएगा। पहले एक उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसको देख लीजिए। बूंद बूंद आपका क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए एक उदाहरण और लिख लेते हैं। दूसरा है आज दिन भर वर्षा हो रही है। आज दिन भर वर्षा हो रही है। तो आप जानते रहें, आज दिन भर, दिन भर आपका समय का बोध करा रहा है, ये भी क्रिया विशेषण है। वर्षा तो हो ही रही है, वर्षा आपका क्या हो जाएगा? होना क्रिया है, वर्षा होना। और कहाँ कब हो रही है? दिन भर। ये समय का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है क्रिया के साथ जुड़ करके। तो ये हो जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सारे इसमें जो विशेषण आते हैं आप जानते रहें। इसके जो कुछ उदाहरण होते हैं क्रिया विशेषण के, ये आप जानते रहें। क्रिया विशेषण में यथा जैसे कुछ उदाहरण आते हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे। कुछ उदाहरण आएंगे, जैसे आता है धीरे धीरे, परंतु, किंतु, पर, ऊपर, से।
ज्यादा, थोड़ा, कम, बहुत, कम बहुत, सुबह, पक्ष, अवधि आदि। ये सारे आपके क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होंगे। ये सारे आपके जो उदाहरण है क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होंगे। धीरे धीरे, परंतु, किंतु, पर, ऊपर, नीचे, ज्यादा, थोड़ा, कम, बहुत, पक्ष, अवधि, सुबह, दोपहर, शाम, ये सारे आपके क्रिया विशेषण में ही प्रयोग होंगे, है ना। तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आइए क्रिया विशेषण के भेद। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। चलिए, क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। नंबर 1, पहला आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप जानते रहे क्रिया विशेषण के भेद 4 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और अगला आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 3 आता है रीतवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 3 आता है, ये आपका 4 हो गया, 1, 2, 3, 4। तो आप जानते रहें क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। अगला हेडिंग डालेंगे नंबर 1। इसको आपको भेद तो जरूर याद होना चाहिए। आप पे कितने भेद होते हैं और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल माने होता है समय, वाचक माने बोध कराना, बोध करना। तो जो समय का बोध करे वही होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया के साथ जुड़ करके, हमेशा जान लीजिए कि क्रिया के साथ जुड़ करके ही कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है। इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा लिखिए। ऐसे अविकारी क्रिया विशेषण शब्द, ऐसे अविकारी क्रिया विशेषण शब्द जो समय का बोध कराते हैं, जो समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे अभिकारी क्रिया विशेषण शब्द जो समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आप जानते रहिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे अभिकारी क्रिया विशेषण शब्द जो समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण कुछ जानते हैं। उदाहरण की ओर चलते हैं, एक बार देख लीजिए, फिर उदाहरण की ओर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण है राम आज आएगा। राजू तुरंत चला गया। तीसरा है वह रोज पढ़ता है। वह रोज पढ़ता है। तो आप जानते रहे इसमें आपका राम आज आएगा। आज क्या है, समय का बोध करा रहा है कि राम आज ही आएगा, कल नहीं आएगा, है ना, परसों नहीं आएगा, आज ही आएगा। राजू तुरंत चला गया, ये समय का बोध करा रहा है। समय का बोध करा रहा है कि राजू जो है तुरंत चला गया, यानी अभी कुछ देर बाद नहीं हुआ, तुरंत उठ करके चला गया। तो ये समय का बोध करा रहा है। वह रोज पढ़ता है, तो रोज क्या हो जाएगा, ये भी समय का बोध कराता है। समय का बोध कराता है। वह रोज पढ़ता है, समय का बोध कराता है। इसके कुछ आपके वाचक शब्द होते हैं, आप लोग देख लीजिए। शब्द योजक जो शब्दों को जोड़ते हैं। योजक शब्द में जोड़ने वाले जो शब्द आते हैं वो आते हैं आपके किंतु, आज, परंतु, रोज, सुबह, दोपहर, शाम, अवधि, पक्ष, मास, सप्ताह, वर्ष। सप्ताह, वर्ष। सप्ताह, वर्ष। दिन भर, दिन भर। ये सारे आपके योजक शब्द आते हैं। आप देख लीजिए, दिन भर, रोज, आज, सुबह, परंतु, दोपहर, शाम, सप्ताह, वार, लगातार, आजकल, अभी, ये सारे आएंगे। वार, लगातार, अभी, ये सारे योजक शब्द हैं। ये शब्दों को जोड़ते हैं। वर्षा दिन भर हो रही है, राजू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप जानते रहें ये परंतु आपका नहीं होगा। आजकल, लगातार, लगातार,
रोज रोज, रोज रोज, ये सारे आएंगे। दिन भर, आज, रोज रोज, सुबह, रोज सुबह, दोपहर, शाम, अवधि, पक्ष। कहते हैं एक पक्ष में आएगा तो पक्ष इसके आपके कितने होते हैं? एक पक्ष 15 दिन का होता है। मास एक महीने का होता है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो पक्ष, मास माने महीना, वो एक सप्ताह में आएगा, वो एक पक्ष में आएगा, वो एक वर्ष में आएगा, है ना। आज सोमवार है, सोमवार को आएगा, ठीक है, वो मंगलवार को आएगा। लगातार वर्षा हो रही है, हाँ वो अभी गया। ये सारे चीज आपके कालवाचक क्रिया विशेषण में दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आप देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया है कि स्थानवाचक क्रिया में दिशा व स्थान का बोध कराता है। दिशा व स्थान का बोध कराता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में दिशा व स्थान का बोध कराता है। ऐसे अभिकारी शब्द, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के साथ ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के साथ क्रिया के साथ स्थान व दिशा का बोध कराते हैं। स्थान व दिशा का बोध कराते हैं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। से स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपका आता है नंबर 1 है, रमा आगे खड़ी है। रमा आगे खड़ी है। रमा कहाँ खड़ी है? रमा आगे खड़ी है। रमा कहाँ खड़ी है? तो आगे जो है ये स्थान का बोध करा रहा है। रमा आगे खड़ी है तो ये स्थान का बोध करा रहा है। और रामू, रामू छत पर बैठा है। रामू छत पर बैठा है। तो ये भी आपका स्थान का बोध करा रहा है। कहाँ बैठा है? छत पर। तो पर शब्द आया है। पर शब्द
ये स्थान का बोध करा रहा है। रामू कहाँ बैठा है? छत पर। रामू छत पर बैठा है। तो छत पर ये स्थान का बोध करा रहा है। तीसरा पॉइंट है, आगे देख लीजिए, रमा आगे खड़ी है, स्थान का बोध। रामू छत पर बैठा है, ये भी स्थान का ही बोध करा रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा। चलिए आगे चलते हैं, फिर देख लीजिए तीसरा पॉइंट। उसका घर पूरब पूरब में है। तो पूरब क्या है? दिशा का बोध करा रहा है। पूरब आपका दिशा का बोध करा रहा है। इसी तरह चौथा है, लड़का बाहर सोता है। लड़का बाहर सोता है, ये भी आपका क्या है? बाहर क्या है? ये स्थान का ही बोध करा रहा है। स्थान का बोध करा रहा है। चलिए, मंदिर के सामने प्रसाद बट रहा है। मंदिर के सामने प्रसाद बट रहा है। यहाँ पर जो के सामने है, यहाँ पर के सामने है, ये आपका मंदिर के सामने प्रसाद बट रहा है। के सामने आपका ये क्या आ रहा है? अरुण क्या जा याद नहीं में क्या है? मंदिर के सामने प्रसाद बट रहा है। तो आप जानते हैं मंदिर के सामने प्रसाद बट रहा है। आप जानते हैं तो यहाँ पर सामने आएगा तो के सामने फिर वही आ रहा है यार। फिर वही आ रहा है। फिर वही आ रहा है। ये देखो,
मंदिर के सामने प्रसाद बट रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर के सामने क्या होगा, एक स्थान का बोध करा रहा है। तो ये आपका क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो मैंने आपको क्रिया विशेषण के दो भेद आपको बताए, एक तो पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक। स्थानवाचक में बहुत सारे योजक शब्द आते हैं और हमेशा जान लीजिए, अभी आपको लिखा दे रहे हैं कि स्थानवाचक में अधिकरण कारक होता है। जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो वो आपका अधिकरण कारक होता है। तो चलिए आपका आगे चलते हैं। चौथा, पांचवा, छठवां। मंदिर के सामने प्रसाद बंट रहा है। यहाँ पर जो के सामने आया है ये आपका स्थान का बोध करा रहा है। और हमेशा जान लीजिए नोट इसका आएगा, इसका नोट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक भी होता है। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक बार देख लीजिए। आगे चलेंगे तो इसमें आपके योजक शब्द, योजक शब्द कौन कौन आएंगे इसमें आता है। योजक शब्द में पर, ऊपर, अंदर, बाहर, नीचे, में, पर, ऊपर, अंदर, बाहर, नीचे, है ना। तो आप जानते रहे अंदर, बाहर, नीचे के सामने के वास्ते के अतिरिक्त आदि, ये सारे आपके जोड़ने वाले शब्द हैं, है ना। तो योजक शब्द आपके में, पर, ऊपर, अंदर, बाहर, नीचे, के सामने, के वास्ते, ये सारे योजक शब्द आते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। तीसरा पॉइंट आता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मात्रा का बोध कराता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मात्रा का बोध कराता है, किसके साथ, क्रिया के साथ जुड़ करके। जो परिभाषा होता है ऐसे अभिकारी शब्द, ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के साथ, जो क्रिया के साथ जुड़कर मात्रा का बोध कराते हैं
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के साथ जुड़ करके मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है, नंबर 1 है, रमा बहुत सोती है। रमा बहुत सोती है, जो बहुत है ये मात्रा का बोध करा रहा है, कितना सोती है, बहुत सोती है। सुनीता कम सोती है। सुनीता कम सोती है। तो कम का क्या हो जाएगा, ये मात्रा का बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है। रमा बहुत सोती है, सुनीता कम सोती है। आगे देखिए, अगला है, तीसरा पॉइंट है, उतना खाओ जितना पचा सको। उतना खाओ जितना पचा सको। उतना और जितना, ये मात्रा का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, मात्रा का। तो आइए योजक शब्द जानते हैं। अब आइए योजक शब्द। योजक शब्द में आप जानते रहिए, उतना, जितना, बूंद, पर्याप्त, कम, बहुत, ज्यादा, थोड़ा आदि। तो ये सारे आपके योजक शब्द आते हैं। उतना, जितना, बूंद बूंद, पर्याप्त, कम, बहुत, ज्यादा, थोड़ा आदि। उतना खाओ जितना पचा सको। उतना गुड़ डालो जितना मीठा हो। ये सारे मात्रा का बोध कराते हैं। और चौथा पॉइंट है, आइए चौथा पॉइंट है, रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतवाचक क्रिया विशेषण में आप जानते हैं कि ये पुरानी परंपरा का निर्वाह करता है। रीतवाचक क्रिया विशेषण में रीत का अर्थ होता है तरीका या ढंग। रीत का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तरीका बताता है या ढंग बताता है। तो इसकी परिभाषा होगी, ऐसे अभिकारी शब्द, ऐसे अभिकारी शब्द, ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया विशेषण के साथ, जो क्रिया के साथ जुड़कर तरीका या ढंग बताए, रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपका आता है, उदाहरण है, बस फटाफट भर गई। बस फटाफट भर गई। गोली
तड़ातड़, गोली तड़ातड़ चली। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो आप जानते रहिए, इसमें जो आपका आता है फटाफट, ये रीत का बोध करा रहा है। तड़ातड़, गोली तड़ातड़ चलती है, फटाफट नहीं चलती, धीरे धीरे। ये सारे कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये सारे रीत के ढंग का बोध कराता है। और रीत के ढंग में बहुत सारे आते हैं। पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई, है ना। तो ये सारे आपके रीतवाचक हैं। राजू ध्यान पूर्वक पढ़ता है, चौथा है। चौथा पॉइंट है, राजू ध्यान पूर्वक पढ़ता है। पांचवा, रमा चुपचाप रमा चुपचाप बैठ गई। तो आप जानते रहिए, इसमें आपका ध्यान पूर्वक पढ़ेगा तो क्या बता के पढ़ेगा, चिल्ला के मैं ध्यान पूर्वक पढ़ रहा हूँ। ये तरीका होता है, ये ढंग होता है। तरीका या ढंग का बहुत पढ़ा रहा है। चुपचाप नहीं बैठा, कोई चिल्ला के नहीं बैठेगा कि मैं बैठ रहा हूँ। कहीं भी आप सभा होती है तो शांत पूर्वक जाके बैठ जाते हैं। तो तरीका या ढंग का बोध करा रहा है। तो आप जानते रहें, जिसमें आपके योजक शब्द आते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण के जो योजक शब्द आते हैं, आप लिख लीजिए। जिसमें आता है धीरे धीरे, फटाफट, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, फटाफट, ध्यान पूर्वक, धड़ाधड़, 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 तड़ातड़, चुपचाप, धड़ाधड़, तड़ातड़, चुपचाप, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, फटाफट, धड़ाधड़, तड़ातड़, चुपचाप, ये सारे आपके योजक शब्द आते हैं। इसमें आप जानते रहिए योजक शब्द कौन कौन से आते हैं। अचानक वर्षा होने लगी, अचानक भी आता है। अचानक वर्षा होने लगी, तो वर्षा बता के नहीं आएगी, उसका पुराना ढंग है कि अचानक ही वर्षा होती है। ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक तो लिखे हैं, ध्यान पूर्वक लिखा गया है। अकस्मात, अकस्मात, ध्यान पूर्वक, अकस्मात, ये सारे योजक शब्द हैं, है ना। एकाएक, सचमुच, सुखपूर्वक, एकाएक, सचमुच, सुखपूर्वक, ये सारे जो है योजक शब्द होते हैं जो रीतवाचक क्रिया विशेषण के लिए उपयोगी होते हैं, है ना। बस फटाफट भर गई, कछुआ धीरे धीरे चलता है, राजू ध्यान पूर्वक पढ़ता है ना। पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई, गोली तड़ातड़ चली, वह चुपचाप बैठ गया, वर्षा अचानक होने लगी, है ना। वह अकस्मात बीमार हो गया, एकाएक पिताजी आ गए, है ना। सचमुच बहुत सुंदर सभा थी, वह सुखपूर्वक रहने लगा। ये सारे आपके रीतवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और इस तरह मैंने आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद मैंने बताया। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, बच्चों को याद नहीं रहता और ये भूल जाते हैं। तो मैंने बहुत सरल तरीके से उदाहरण सहित आपको बताया।
इसमें आपका स्थानवाचक और क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ये चारों क्रिया विशेषण मैंने पढ़ाया आपको। कल फिर इसी टाइम जो है संबंध बोधक अव्यय पढ़ाएंगे। एक पार्ट क्रिया विशेषण समाप्त हो गया और बहुत आता है आपको। आप इसको जरूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए जरूर। और इसको आपको अगर देखना है तो आप दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, वहां पर पीडीएफ अगर लेना है तो डाटा डाउनलोड कीजिए उसमें, और वहां से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो चलिए, समय समाप्त होता है, कल इसी टाइम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।